हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने एक और न्यू टॉपिक के साथ और आज का अपना टॉपिक है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ज्योग्राफी क्लास 10th। इससे पहले मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रखा है जिस लोगों ने क्योंकि हम ये फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपने ज्योग्राफी का। इससे पहले मैंने पूरा सिलेबस क्या किस तरीके से पैटर्न है, किस तरीके से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मैप कैसे आएंगे, प्रॉपर एक जो पैटर्न होता है अपने बोर्ड का 10th क्लास का, वो बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो जिसने वो नहीं जाके देखा है प्लीज वो जाके वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि जब तक हमें पैटर्न समझ नहीं आएगा तो हम आगे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि क्या आएगा क्या नहीं। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, तो किसका, ज्योग्राफी का। तो ये हमारी जो ज्योग्राफी है, मैंने सारे सिलेबस बता दिए हैं, डिलीटेड चैप्टर्स बता दिए हैं, डिलीटेड टॉपिक्स बता दिए हैं, तो वो सब जाके आप वो वीडियो जरूर देख लो। तो चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं अपना ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। जो अपनी ज्योग्राफी की बुक है इसमें से अपने 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। कितना? 20 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आएगा अपनी पूरी ज्योग्राफी की बुक से, जिसमें से 3 मार्क्स का अपना मैप आएगा। 3 मार्क्स का क्या आएगा? 3 नंबर का मैप आएगा और 17 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि हमारा टोटल कितने मार्क्स का पेपर होगा? टोटल अपना 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। हमारे पास 4 बुक्स हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। चारों बुक्स 20-20 नंबर की आएंगी और 20 नंबर का अपना इंटरनल असेसमेंट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस जो चैप्टर में ये जो मैंने लिखा है, ये चैप्टर में कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे या हमें क्या पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, मैंने वो सारे पॉइंट्स लिखे हैं। इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। पार्ट 1 पार्ट 2 इज लाइक कि मैं जो आज इस वीडियो में पढ़ाऊंगा वो पार्ट 1 होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो पार्ट 2 होगा। क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है तो अच्छे से हमें समझ आ पाए, इसलिए इसमें मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अगर हम स्टार्ट करें तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज और डेवलपमेंट, जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं कि रिसोर्सेज आखिर होता क्या है, हम उसको जानेंगे कि व्हाट इज रिसोर्सेज। चैप्टर का नाम ही है ना रिसोर्सेज, तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए ना कि रिसोर्सेज आखिर होता क्या है, व्हाट इज रिसोर्सेज। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, किस किस बेसिस पे क्लासिफाइड कर रखे हैं हमारे रिसोर्सेज। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज का कैसे डेवलपमेंट हो या कैसे डेवलपमेंट होता है। उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स की प्लानिंग करने की क्यों जरूरत है हमें। तो हम ये इस वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 1 में। और जो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे वो कुछ ये टॉपिक्स हैं, लैंड रिसोर्सेज, यानी कि ये हमने यहां तक हमने क्या पढ़ा, यहां तक हमने पढ़ा रिसोर्सेज के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ा। वहीं अब ये तो हमने पढ़ लिया, रिसोर्सेज के बारे में पता चल गया, उनकी डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, उनको प्लान करना क्यों जरूरी है, ये हमने पढ़ लिया। वहीं हम दो ऐसे रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। दो कौन से रिसोर्सेज हैं? एक लैंड रिसोर्सेज और एक सॉइल रिसोर्सेज। इन दो रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में क्या पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में कि लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनका पैटर्न क्या है इंडिया में, और डिग्रेडेशन और इनको कंजर्व कैसे किया जाए, कैसे लैंड डिग्रेड और डिग्रेडेशन हो रही है लैंड की और उनको कंजर्व कैसे किया जाए। उसी के बाद सॉइल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल रिसोर्सेज क्या होता है, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स में सॉइल डिवाइड हो रखी हैं और इन सॉइल इरोजन क्या होता है और उनको कंजर्व कैसे करें, और ये हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो आइए हम फर्स्ट पार्ट अपना रिसोर्सेज, व्हाट इज रिसोर्सेज से स्टार्ट करते हैं। मैं इसे रब कर देता हूं। तो रिसोर्सेज की अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, यानी कि जो एवरीथिंग, कुछ भी जो हमारे एनवायरनमेंट में क्या है अवेलेबल हो और हमारी सेटिस्फाई यानी कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, तो उसको क्या कहेंगे उसको हम रिसोर्स कहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर से मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो ये मार्कर मेरे लिए क्या हुआ, ये मेरे लिए रिसोर्स हुआ। क्यों? मेरी जरूरत थी इस बोर्ड पे कुछ लिखने के लिए, और मेरी जरूरत लिखने के लिए थी, तो एक इंक से इस मार्कर को बनाया गया, टेक्नोलॉजी के थ्रू तो ये बना मार्कर, क्योंकि ये मशीन में प्लास्टिक वगैरह ये पूरी शेप हुई होगी, मशीनरी हुई होगी इस पे, तो ये क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इसके साथ यूज हुई और ये मेरी
नीड को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि ताकि मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं। तो मेरे लिए मार्कर क्या हुआ, एक तरीके से रिसोर्स हुआ। इसी तरीके से ये कैमरा मेरे लिए क्या है, रिसोर्स है, क्योंकि मैं अपनी वीडियो बना पा रहा हूं और आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं। इसी तरीके से आप लोगों के लिए यूट्यूब, आप लोगों को पढ़ना था इसीलिए तो आप यहां पे आए, आपने सर्च किया कि 10th क्लास ज्योग्राफी, तो यूट्यूब आपके लिए क्या है, एक तरीके से रिसोर्स है, क्योंकि वो आपकी जरूरत थी पढ़ना और आपकी जरूरतों को यूट्यूब ने पूरा किया, तो वो क्या है, यूट्यूब आपके लिए रिसोर्स है। इसी तरीके से तो जो भी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है वो हमारे लिए रिसोर्स है। अब हम कुछ 3 वर्ड्स पे जाते हैं। प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल। यानी कि अब हम एक चीज, जैसे हमें एक डायमंड आप लोग सब जानते होंगे ना, डायमंड, अगर हम डायमंड निकालना है, ढूंढना है, डायमंड रिवर्स के अंदर से, मतलब उनकी वैल्यूज में से निकलता है, तो अगर हम उस वैल्यूज में से निकालने से हमारा खर्चा आया कम से कम 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूं, वैसे तो बहुत ज्यादा खर्चा आता है, 1 लाख रुपए खर्च करके हमने टेक्नोलॉजी का यूज करके, मैन पावर का यूज करके, उस 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उस डायमंड को निकाला, लेकिन उस डायमंड को निकालने के बाद जो उसकी कीमत थी वो सिर्फ रह गई 10,000 रुपए। तो वो क्या है, इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है, तो हम उसको रिसोर्स नहीं मानेंगे। इसी तरीके से कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि जो हमने डायमंड निकाला वो हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या होगा, उसकी डिमांड क्या होगी, बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी, तो वो क्या होगा, कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं बहुत रिसोर्सेज के लिए। तो आई होप आप लोगों को रिसोर्स कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स, ये पूरी डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, प्रॉपर आपकी बुक में भी दे रखी है। मैं एक चीज बता दूं बच्चों, मेरे पे स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों को वो स्टाइल या कार्टून के फॉर्म में आपको पढ़ा पाऊं, बहुत ही इजी वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाने की गारंटी मैं आपको देता हूं। मैं बहुत मेहनत करूंगा आपको बहुत अच्छा पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बस जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ते रहा करो, क्योंकि ये क्या है, एनसीईआरटी, तो हमें एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिखी है जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखी है। अब हम देखते हैं कि ये इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, देखते हैं किसकी, नेचर की, ह्यूमन बीइंग की, नेचर से, टेक्नोलॉजी से और इंस्टीट्यूशन से, ये कैसे आपस में इंटरलिंक है। अब कैसे इंटरलिंक है, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, नेचर को यूज करता है, नेचर को यूज करता है कैसे, टेक्नोलॉजी के सहारे, और क्या करता है, इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम घूमने जाते हैं, हमेशा मैं घूमने का एग्जाम्पल लेता हूं क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है, आई होप आप लोगों को भी पसंद होगा। हम लोग पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, हमें क्या मिलती हैं, बड़ी बड़ी टनल्स मिलती हैं, सुरंगें मिलती हैं ना। तो क्या किया है, किन्होंने बनाई है वो सुरंगें, नेचुरली है नहीं ना, लेकिन हमारा नेचुरल पहाड़ तो था, हमारा नेचुरल क्या था, ये हमारा क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट, नेचर ऐसा है, हमें पहाड़ मिला था, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे सुरंगे बनाई और हाईवेज बनाए, रोड्स बनाई, क्या बनाए, सुरंगे बनाई, हाईवेज बनाए, रोड्स बनाई, किसका यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके। और क्या किया, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए, यहाँ पे क्या घूमने की जगह बनाई, स्पॉट्स बनाए, ठीक है। तो समझ आ गया ना कैसे आपस में ये इंटरलिंक है। तो ये हो गया हमारा इंटर रिलेशनशिप, रिसोर्स की डेफिनेशन और कैसे इंटर रिलेट करते हैं, नेचर, ह्यूमन बीइंग नेचर से, टेक्नोलॉजी से, इंस्टीट्यूशन से। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज का, कि किस तरीके से क्लासिफाई हो रखे हैं रिसोर्स। तो रिसोर्सेज 2 टाइप्स के अगर हम क्लासिफाई करें, एक तो नेचुरल और एक ह्यूमन लिखा है मैंने यहां, एक तो नेचुरल और एक ह्यूमन। तो नेचुरल में अगर हम जाएं तो सबसे पहले एक तो रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल क्या होता है, रिन्यूएबल्स में भी 2 टाइप्स हैं, कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल। रिन्यूएबल आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, रिन्यूएबल जो चीज रिन्यूएट हो सके, यानी कि दोबारा बन सके। अगर ये मार्कर है, अगर ये खत्म हो जाए तो ये हमारी प्रकृति अपने आप नेचुरली इसको दोबारा दे सके हमें, तो वो क्या होगा, रिन्यूएबल होगा। इसी तरीके से नॉन रिन्यूएबल, यानी कि जो दोबारा वापस नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो रिन्यूएबल में क्या है, कंटिन्यूअस, यानी कि विंड, वाटर, ये सब क्या है, ये हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। कैसे, क्योंकि ये विंड है, हवा कोई रोक सकता है, हवा तो अनलिमिटेड है हवा, है ना। पानी क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, कभी खत्म नहीं होगा। इसी तरीके से बायोलॉजिकली नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। अब नेचुरल वेजिटेशन के एग्जांपल्स फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ यानी कि एनिमल्स, तो ये क्या है, ये सारे रिन्यूएबल हैं। इसी तरीके से हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल में क्या आएगा, जो रिसाइक्लेबल हो सकते हैं और नॉन रिसाइक्लेबल में आएगा हमारे मेटल्स, यानी कि मेटल्स क्या हमारे रिसाइकिल हो जाते हैं ना। इसी तरीके से नॉन रिसाइक्लेबल यानी कि फॉसिल फ्यूल्स, कोल हो गया, कोयला क्या है, लिमिटेड है,
ठीक है, वो अगर हम ज्यादा उसका यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए वो क्या है, नॉन रिसाइकेलेबल। इसलिए फॉसिल फ्यूल्स हमारे जितने भी हैं वो क्या है, नॉन रिसाइकेलेबल, नॉन रिन्यूएबल है। तो ये हमारा एक नेचुरली फ्लो चार्ट हो गया, इसी तरीके से हमें बनाना है। उसके बाद ह्यूमन स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे स्ट्रक्चर हम स्कूल की बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए क्या है, स्ट्रक्चर और एक तरीके से इंस्टीट्यूशन है ना। तो वो किसने बनाया, ह्यूमन ने बनाया। हमारे लिए क्या है स्कूल, हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्सेज तो है ना। आप लोग स्कूल में जा रहे हो, आप लोग क्लासरूम में बैठते हो, ऊपर पंखा है, वो क्या है, रिसोर्स है। क्यों पंखा रिसोर्स क्यों है, क्योंकि वो हमें क्या कर रहा है, हवा दे रहा है। लेकिन वो पंखा बनाया किसने, हम लोगों ने बनाया ना, ह्यूमंस ने बनाया। किसकी मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से। तो यहाँ का टॉपिक आ गया ना, कैसे इंटरलिंक है ह्यूमन, नेचर और टेक्नोलॉजी आपस में कैसे लिंक है। तो आई होप ये है रिसोर्सेज का पूरा क्लासिफिकेशन, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। ये प्रॉपर इसी तरीके से हमें जो ये फ्लो चार्ट है, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको यही बनाना है, इसी को याद करना है। याद क्या करना है, याद तो हो गया, रिसोर्सेज दो में डिवाइड है, एक नेचुरल और एक ह्यूमन। नेचुरल भी दो में डिवाइड है, रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल में भी दो डिवाइड है, कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल। और नॉन रिन्यूएबल में जो रिसाइकेलेबल हो सकते हैं और जो नॉन रिसाइकेलेबल हो सकते हैं, इनके हमें एग्जाम्पल्स लिख देने हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी ये एनसीईआरटी में सब अवेलेबल है। अब हम पढ़ते हैं आगे, अपना कंटिन्यू करते हैं रिसोर्सेज की प्लानिंग और डेवलपमेंट में। मैं इसको मिटा देता हूं, तब तक हम पढ़ते हैं प्लानिंग और डेवलपमेंट। तो बैक टू आवर टॉपिक, और अपना टॉपिक क्या है अब, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट। हम लोगों ने रिसोर्सेज सीख लिया, क्लासिफिकेशन सीख लिए। रिसोर्सेज में हमने ये जाना जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे वो रिसोर्सेज होता है। एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ है जो हमारी टेक्नोलॉजी की यूज से हम उसकी अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उसको क्रिएट कर सकते हैं वो, और हमारी नीड को पूरा करेगी, तो वो क्या होगा, रिसोर्स कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम डेवलप, रिसोर्स एक क्रिएट हो गया, क्या हो गया, रिसोर्स हम लोगों ने बना लिया, हमें मिल गया रिसोर्स। अब उसका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम उसमें बात करें तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज, यानी कि बहुत ज्यादा यूज अगर हम उसका करें तो उससे क्या होगा, उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। क्या होंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। यानी कि डेवलपमेंट, यानी कि हम इस तरीके से डेवलप करते जा रहे हैं रिसोर्सेज का, और उसका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो क्या हो रही है, उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और वो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो ये सारी प्रॉब्लम्स है। क्या है वो प्रॉब्लम्स, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। अब ग्रीड, बेटा ये ग्रीड वर्ड्स पे जाना जरूरी है हमें। यहां हमने लिखा है ग्रीड, एक होता है नीड। नीड क्या होती है, जरूरत। यानी कि मेरे को एक गिलास पानी की जरूरत थी, मैंने एक गिलास पानी पिया, तो ये मेरी नीड क्या है, नीड सेटिस्फाई हो गई। लेकिन ग्रीड, ग्रीड मतलब होता है लालच। अब लालच कैसा किया, मैंने क्या किया, मैंने एक गिलास तो पी लिया पानी, ठंडा पानी था, अच्छा सा पी लिया, लेकिन एक गिलास और पी लिया। मैंने सोचा बाद में मेरे को मिले ना मिले तो मैं एक और गिलास पी लेता हूँ। एक और गिलास, मैंने 2 एक्स्ट्रा गिलास पी लिए, तो क्या मैंने 3 गिलास पी लिए। अब मेरी क्या होगी, अब मेरी तबीयत खराब हो गई। क्या हो गई, मेरी तबीयत खराब हो गई। तो लालच की वजह से क्या हुआ, मेरी तबीयत खराब हो गई। इसी तरीके से रिसोर्सेज को ले लो, यानी कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि बहुत कम लोगों के ही लिए ये क्या कर रहा है, उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। अगर हम इतनी तरीके से ज्यादातर यूज करेंगे इसको, सभी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से accumulation of resources in few hands, यानी कि रिसोर्सेज अगर कुछ हाथों में रहे तो which is in turn divided the society into 2 segments, rich and poor, haves and haves not। यानी कि रिसोर्सेज अगर कुछ हाथों में ही रहे तो क्या करेंगे, सोसाइटी को 2 में पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, गरीब अमीर, और यानी कि जिस हैव्स और हैव नॉट, यानी कि जिन पे होगा और जिन पे नहीं होगा। इसी तरीके से अपना थर्ड पॉइंट है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू अ ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि अगर हम इसी तरीके से डेवलपमेंट करते गए रिसोर्सेज का, तो वो क्या क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग में क्रिएट हो जाएगा। जो हम आज देख रहे हैं टेम्परेचर पहुंच रहा है 50 डिग्री सेल्सियस, ये किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। इसके पीछे का कारण क्या है, हम लोग, हम ह्यूमन बींग्स, हम मनुष्य क्या कर रहे हैं, हमें लालच आ जाता है हर चीज का। जैसे हम लोग जाने, जैसे हमें कुछ चीज, कोई रिसोर्सेज की बात करें, अगर हमें कोई रिसोर्स मिला, जैसे मैं आपके घर में मान लो, आपके घर में आपको सोना मिल गया,
आपकी कोई बेसमेंट में या फिर कोई आपने नींव कोई खोद रहे थे, वहां पे सोना मिल गया, अब आप वहां रुकोगे नहीं, उसको खोदते जाओगे खोदते जाओगे खोदते जाओगे, और तुम्हें इतना लालच बढ़ जाएगा कि पूरा ही खोद दोगे, मिलेगा कुछ नहीं लेकिन खोद जरूर दोगे। तो उसका क्या करोगे, मट्टी बर्बाद करोगे, मेहनत बर्बाद करोगे, और वो क्या होगा। इसी तरीके से यहाँ उस रिसोर्सेज की बात हो रही है। तो ये जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं ये हम लोग क्रिएट कर रहे हैं रिसोर्सेज का ज्यादा डेवलप करके, सिर्फ अपनी जरूरतों तक नहीं कर रहे हैं, उनका ज्यादा डेवलप करके क्या कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरीके से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट की बात कर ली, अब हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहां हमने देख लिया डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। इट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, यानी कि डेवलपमेंट ऐसा हो जो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, यानी कि जो हम आज डेवलप कर रहे हैं उस डेवलपमेंट की वजह से जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनको कोई भी इंपैक्ट ना पड़े। भाई वो ये लोग ना कहें कि हमारे पापा मम्मी ये क्या करके छोड़ गए हमारे लिए। तो जैसे कि पानी का एग्जांपल लो, अगर हम आज 10-10 बाल्टी से नहाएंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन को क्या पानी मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। तो हमारी आने वाली जनरेशन हमें ही तो गाली देगी कि हमारे बड़े बुजुर्ग कर क्या गए, पानी ही नहीं छोड़ के गए भाई। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि इट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को कोई भी डैमेज ना करे, और डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, और फ्यूचर जनरेशन को उस डेवलपमेंट से कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हर रिसोर्सेज का हमें क्या करना है, किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। इसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, ये कैपिटल है ब्राजील की, किसकी कैपिटल है बेटा, रियो दी जेनेरियो, ये कैपिटल है ब्राजील की। यहाँ पे एक अर्थ समिट हुई थी 1992 में, अर्थ समिट यानी कि बहुत से ग्लोबल लीडर्स एक साथ मिले थे 1992 में, और उन्होंने क्यों मिले थे वो एक साथ, उन्होंने एड्रेस किया था अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, यानी कि वो सारे ग्लोबल लीडर्स हैं, वो अर्थ समिट, एक समिट को नाम दिया गया अर्थ समिट 1992 में, जो हुई थी कहां पे हुई थी, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। किस लिए हुई थी, एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए। जो हमारा एनवायरमेंट है वो क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, उसको बचाने के लिए ये समिट हुई थी। और उसमें क्या अडॉप्ट हुआ है, एजेंडा 21, अडॉप्टेड एजेंडा 21। अब ये एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 है बेटा, इसका एम क्या था, मैं यहाँ लिखती, इसको मिटा देता हूं और लिखता हूं, इसका एजेंडा 21 का एम क्या था। एजेंडा 21 का एम था अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हम लोगों ने एजेंडा 21 का कब अडॉप्ट हुआ, कौन से समिट में, आज समिट में हुआ, और इसका एम क्या था, अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हर जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, वो हम अचीव कर पाए। और किसके क्या क्या एड्रेस इसने करे थे, टू कॉम्बैट environmental damage, environment damage, to combat environment damage, poverty, disease through global एक सेकंड में इसे मिटा देता है, थ्रू ग्लोबल कॉर्पोरेशन, यानी कि एजेंडा 21 था, उसका एम था अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ऐसा सस्टेनेबल
डेवलपमेंट ऐसा हो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, और हमने मतलब समझ लिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और ये किस लिए था, टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज, ये मेन टॉपिक से जो एजेंडा 21 में हुए थे, थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, यानी कि सभी की सहायता से, पूरे वर्ल्ड की कोऑपरेशन से ये सारी चीज हम अचीव कर पाए, ये हमने एजेंडा 21 में अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा, है ना, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आज समिट और एजेंडा 21। और अपना लास्ट टॉपिक रह जाता है रिसोर्स प्लानिंग की, रिसोर्सेज की प्लानिंग की जरूरत है, हम उसको कंप्लीट करके ये अपना पार्ट कंप्लीट करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। तो हम इस पार्ट के अपने लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, रिसोर्स प्लानिंग। हम लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया, उसकी क्लासिफिकेशंस को जान ली, उसके बाद डेवलपमेंट को जान लिया, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो जान लिया। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक रिसोर्स प्लानिंग, ये क्या होता है, इसकी हमें क्यों जरूरत है, रिसोर्सेज की प्लानिंग की क्या जरूरत है, व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग। तो इस टॉपिक को हम क्वेश्चंस के थ्रू स्टार्ट करते हैं पढ़ना। क्या है क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, हमें रिसोर्स की प्लानिंग की जरूरत क्यों है, क्योंकि अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने सभी ने राजस्थान का नाम सुना होगा, राजस्थान स्टेट का। हमें पता है वहां पे डेजर्ट एरिया है पूरा, लेकिन वहां पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों क्या है, रिसोर्सेज है, तो वहां पे भरपूर मात्रा में है। इसी तरीके से कुछ एक ऐसे रीजन है, अपने स्टेट है, छत्तीसगढ़ है, वहां पे क्या है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वहां पे कितनी सारी कोल माइंस हैं, तो वहां पे क्या है, वो भी रिसोर्सेज है, वहां पे वो अवेलेबल है, लेकिन और किसी रीजन में अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से अगर हम छोटा सा फ्रूट्स का एग्जांपल लें, हमें पता है सेब का एग्जांपल लें, कश्मीर, हिमालय, इन सब में क्या होते हैं, सेब होते हैं। क्या हर जगह सेब होते हैं, नहीं ना। तो ये प्लान कैसे किया जाए कि सभी का डेवलपमेंट हो सके। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, ये मैं छोटा सा इंडिया बनाता हूं, कुछ चीजें हैं, कुछ एक्स चीजें जो यहां मिलती हैं लेकिन पूरे इंडिया में नहीं मिल रही हैं, तो जो यहां मिल रही है वो पूरे इंडिया को पहुंचाया जा सके। जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, तो अगर सिर्फ राजस्थान में हो रही है वो, तो पूरे एनर्जी को, हमारे इंडिया को एनर्जी दे पाए। इस तरीके से हमें एक सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, इस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। जो कोई भी एक जगह, हमें सब पता जो रिसोर्सेज है वो हर जगह नहीं अवेलेबल है, किसी लिमिटेड लोकेशन पे ही अवेलेबल है, तो उस लोकेशन पे जो मिल रहे हैं हमें ऐसा प्लान करना चाहिए कि वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो सके और सब उसका फायदा उठा सकें। तो ये क्या है, इसीलिए हमें रिसोर्स की प्लानिंग की जरूरत है। तो बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, यानी कि एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल इज रिक्वायर्ड, यानी कि इन सभी लेवलों पे बैलेंस रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट है उसकी, ताकि सब लोग उसका फायदा ले सकें। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझें, 3 स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि जो हमारा इंडिया है उसके 3 स्टेप्स क्या है रिसोर्स प्लानिंग के, तो उसके ये हैं 3 स्टेप्स। कौन से, आइडेंटिफाइंग, प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। यानी कि आइडेंटिफाइंग, पहला स्टेप आइडेंटिफाई करना कि कौन सा रिसोर्सेज कहां मिल रहा है, किसके थ्रू, मैपिंग के थ्रू, सर्वे के थ्रू, ये सारी चीजें क्या होंगी, आइडेंटिफाई का ही तो पार्ट होंगी। पहले हम मैप करते हैं, सर्वे करते हैं कि ये चीज भाई यहां मिल रही है, तो हमारा पहला पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हमें किसी एक्स जगह पे, किसी एक्स लोकेशन पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई यहाँ पे ये कोयला मिल रहा है, यहाँ पे डायमंड मिल रहा है। अब उसको क्या करेंगे, हम वहां पे स्ट्रक्चर क्या करेंगे, प्लान करेंगे। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, हम वहां पे स्ट्रक्चर प्लान करेंगे। यहाँ तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब वहां पे फैक्ट्रीज लगाएंगे, है ना, फैक्ट्री लगाएंगे, या माइनिंग के लिए जो जो इक्विपमेंट चाहिए, जो जो मशीनरी चाहिए, वो वहां पे सेटल करेंगे। उसके बाद करेंगे ओवरऑल डेवलपमेंट। और जब हम ये सारी चीजें निकाल लेंगे, ये आइडेंटिफाई करके, स्ट्रक्चर्स डेवलप करके, तो जो वो चीज जो हम एक्सपेक्ट करेंगे वहां से, तो वो हम ओवरऑल डेवलप, पूरी इंडिया को उस चीज का फायदा दिला सकें। तो ये हमारे 3 स्टेप हैं, आइडेंटिफाइंग, प्लानिंग स्ट्रक्चर और ओवरऑल डेवलपमेंट। आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने भी बहुत कोशिश करी है आप लोगों को समझाने की, इस पार्ट को और अपने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर को समझाने की। आशा करता हूं समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो अगर नहीं समझ आया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता दिया करो कि सर ये चीज इस तरीके से समझाइए या ये रिपीट करिए। मैं रिपीट भी
कर दूंगा। बाकी मेरी राइटिंग पे या फिर स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, तो लाइन टेढ़ी और ये सब इन सब का आप लोग मजाक बना सकते हो, खुद खुश हो सकते हो। क्यों? खुश होना जरूरी है ना। तो अगर आपकी खुशी की वजह मैं बन रहा हूँ तो मैं ऑलरेडी खुश हो जाऊंगा। बाकी आप लोग पढ़ लो, मेरी खुशी उसमें है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।